कक्षा नौवीं के स्टूडेंट जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है 30 तारीख को वो लेकर आ चुका हूँ। ये सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर है। त्रैमासिक परीक्षा 2025 और 26 कक्षा नौवीं पूर्णांक आपका 75 का रहेगा। समय आपका 3 घंटे का। निर्देश आप स्वयं देख सकते हो। अब आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब आते हैं, देखो इनके आंसर भी बता दूं। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ये है 2.4। ठीक, दूसरे क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर गोदावरी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, भारत में वयस्क माताधिकार की उम्र कितनी होती है, 18 वर्ष, इसका राइट आंसर है। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1946। ठीक, पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है, देखो, मानवीय पूंजी में भी जाना जाता है, उत्पादक में भी जाना जाता है, साधन में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर उपयुक्त तो सभी है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, आपको खाली स्थान बनना। पहला क्वेश्चन आपका, अरब सागर भारत के दिशा में स्थित है, तो कौन सी दिशा में स्थित है, तो पश्चिम, इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका, माउंट एवरेस्ट चोटी में देश में स्थित है, इसका राइट आंसर है नेपाल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका, द सोशल कंटेंट की रचना ने की थी, तो इसका राइट आंसर डूसो ने की थी। ठीक, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है, म्यांमार में शासकों का शासन है, इसका राइट आंसर है सैन्य शासकों का शासक है। ठीक, चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है, तो कृषि, इसका राइट आंसर है। छठवां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रक होते हैं, कितने होते हैं, 3 प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका, सत लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका, लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है, इसका राइट आंसर 7 है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है, इसका राइट आंसर 7 है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, इसका राइट आंसर 7 है। ठीक, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, सन 1914 में रूसों को क्रांति हुई थी, तो इसका राइट आंसर 7 है। ठीक, चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन है, भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका राइट आंसर असत्य है। पांचवा असत्य है आपका। छठवां क्वेश्चन है, रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है, ये भी असत्य है आपका। ठीक, ये भी असत्य है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, चौथा क्वेश्चन आपका, सही जोड़ियों की मिलान करना, आपको सही जोड़ियां बनानी है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, 2 नदियों के बीच का भाग है। दूसरा क्वेश्चन आपका, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन आपका, चिल्का झील। देखो, जवाहरलाल नेहरू का पहला ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताता हूँ। दूसरे का आपका, देखो, पहले का आपको बता दिया, दूसरे का ये, और तीसरे का आपका ये, चिल्का झील है, तो खारी पानी का झील है। और चौथी भी देख लेते हैं, चौथा का ये है आपका, चौथा भीमराव अम्बेडकर, तो इसका राइट आंसर ये है। ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, पहला क्वेश्चन का पहले का राइट आंसर ये, दुबाव, पहले का राइट आंसर ये पहले का राइट आंसर ये। ठीक, दुबाव। पांचवें का ये आपका, साल में 3 फसल चक्र होती हैं। पांचवें के बाद छठवां है आपका ये, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि। ठीक, आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, इसके राइट आंसर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो स्थलीय प्रदेशों की संख्या तो बताता हूँ 7 है, इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब किया जाता है, तो 1848 ईस्वी में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मेंशेविक का नेता कौन था, तो तीसरा क्वेश्चन है, मेंशेविक का नेता कौन था, तो आपको ये भर देना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, रूस के समूह खेतों को किस नाम से जाना जाता है, तो कोल खोज से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो सभी धर्मों का सम्मान मानना। ठीक, छठवां क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम है प्रचंड आदर्श। ठीक, ये बेरोजगारी आपको भर देना है या आदर्श भर देना है। ठीक, अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है, दोनों के क्वेश्चन यहाँ से चालू हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका छठवां क्वेश्चन है, सॉरी। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। दोनों की क्वेश्चन है आपका, छठवां क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, तो इसका थोड़ा देख लेते हैं। पहले भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है, सातवां भी देख लेते हैं, फिर इसके अंतर, सातवां भी देख लेते हैं, फिर आते हैं इसके आंसर पर। तराई क्या है, अथवा भारत के पूर्व तटीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है। आठवां भी देख लेते हैं, अपवाह तंत्र से क्या आशय है, इसका अथवा ये, भारत की किन्हीं 2 प्रमुख जिलों के नाम लिखिए। अब आते हैं इसके आंसरों पर। पहला छठवें का राइट आंसर है, पहले का, भारत के
केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पांडुचेरी, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ठीक, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। और उसका हुआ था भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, इन देशों की सीमाएं भारत के पास है। ठीक, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन के राइट आंसर पर। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर है तराई क्या है। तो तराई हिमालय के नीचे स्थित एक संकीर्ण समतल दलदली क्षेत्र है, जहाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और यहाँ घने जंगल तथा जल की अधिकता पाई जाती है। ठीक, इसका अर्थ हुआ था 7वें का भारत के पूर्व तटीय मैदानों किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत के पूर्व तटीय मैदानों को उत्तरी सरकार, आंध्र तटीय मैदान और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक, बात है 8वें क्वेश्चन के राइट आंसर पर। 8वां क्वेश्चन का ये है अपवाह तंत्र से क्या आशय है। तो अपवाह तंत्र के सभी नदियां, जलाधरों, झीलों एवं नालों के संपूर्ण जाल को कहते हैं, जो एक निश्चित दिशा में जल का प्रवाह नियंत्रित करता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका अथवा देख लेते हैं। 8वें का अथवा है, ये 8वें का अथवा है। इसका राइट आंसर ये भारत की 2 प्रमुख झीलें, चिल्का झील उड़ीसा और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। दोनों प्राकृतिक झीलें हैं। ठीक, अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन आपका ये है फ्रांसीसी क्रांति के 2 प्रभाव लिखी। इसका अथवा ये है वाटरलू के युद्ध के परिणाम लिखिए। ठीक, 10वां क्वेश्चन है स्टेट क्या है। ठीक, और इसका अथवा है ग्लोटिक क्या है। ठीक, अब आते हैं इसके क्वेश्चन के राइट आंसर पर। देखो फ्रांसीसी क्रांति के 2 प्रभाव, तो पहला प्रभाव ये समता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना का फैला हुआ है। दूसरा है स्वतंत्र का अंत होकर गणतंत्र की स्थापना हुई है। ठीक, अब देखो वाटरलू के युद्ध के परिणाम लिखना है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई, जिससे उसका राज्य समाप्त हुआ और यूरोप में नए राजनीतिक समीकरण बने। ठीक, और 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन देख लिया। 10वें का राइट आंसर देखते हैं। ठीक, स्टेट क्या है। तो स्टेट फ्रांस में राज्य और उसके शासन तंत्र को कहा जाता है, जैसे शाही परिवार और सेना और प्रशासन शामिल थे। ठीक, गिलोटिन क्या है। तो गिलोटिन एक यंत्र है जिसके द्वारा आप राज्यों को सिर काटकर मृत्युदंड दिया जाता है। इसका प्रयोग क्रांति काल में अधिक हुआ है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 11वां। तो 11वां पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। 11वां ड्यूमा क्या है और इसका अथवा है कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। 12वां भी देख लो लोकतंत्र क्या है। अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। 11वें के राइट आंसर ये ड्यूमा क्या है। तो ड्यूमा रूस की संसद का नाम था, जिसे 1905 के बाद वहां के जार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। तो कुलक रूस में अमीर किसानों के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, जिसका प्रयास बहुत ही अधिक भूमि और संसाधन में होता है जिसका। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राज्य का संचालन जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित में किया जाता है। ठीक, लोकतांत्रिक सरकार क्या है, इसका अथवा था। ठीक, 12वें का अथवा यही है। लोकतंत्र सरकार हुआ है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने गए एवं प्रशासन में जनता की भागीदारी होती है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन है संविधान क्या है, संघीय सरकार किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है संविधान सभा क्या है। इसमें संविधान क्या है, इसमें सभा क्या है। ठीक, और प्रस्तावना का अर्थ लिखिए, इसका अथवा है। और 15वां क्वेश्चन भी देख लो। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। देखो 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर संविधान क्या है। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसमें शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख होता है। ठीक, 13वां के अथवा ये संघीय सरकार कैसे कहते हैं। तो संघीय सरकार वह होती है जिसमें सत्ता केंद्र और राज्य प्रांतों के बीच विभाजित, जैसे भारत में। ठीक, 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा वह संस्था थी जिसने भारत का संविधान किया। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों के लोग चुने गए थे। ठीक, प्रस्तावना का अर्थ क्या है। तो प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक भाग है, जिसमें उसके उद्देश्यों और सिद्धांतों और मूल्यों का वर्णन हुआ है। ठीक, 14वें के क्वेश्चन की बात आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपका ये पालमपुर में परिवहन के कौन कौन से संसाधन थे। ठीक, इसका तो ये पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी थी। ठीक, इसके राइट आंसर पर आते हैं। 15वें का राइट आंसर ये पालमपुर में परिवहन के कौन कौन से साधन है। तो पालमपुर में गांव में परिवहन के साधनों में सड़कों पर चलने वाली बसें, ट्रक और टेम्पो तथा बैलगाड़ी आदि शामिल है। ठीक, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो गैर कृषि क्रियाएं डेयरी, दुकान चलाना और परिवहन, छोटे उद्योग और मजदूरी जैसे व्यवसाय आते थे। ठीक, अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है आपका स्थायी पूंजी क्या है। 2 अंक की क्वेश्चन है। ठीक, और इसका तो है रबी एवं खरीफ फसलों की कोई 2 अंतर लिखना है। 7वां क्वेश्चन मानव पूंजी निर्माण से क्या है शिशु। इसका तो है शिशु मृत्यु दर से क्या है। 18वां क्वेश्चन है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्टीकरण करना है आपको। 8वां इसका तो है
हिंदू महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने की कोई 3 लाभ लिखिए। 19वां क्वेश्चन है बांगर और खादर में अंतर लिखना। इसका तो ये भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट में अंतर लिखना है। ठीक, अब आते हैं इसके आंसरों पर। 16वें का राइट आंसर ये स्थायी पूंजी। क्या है स्थायी पूंजी? ऐसी संसाधन है जो लंबे समय तक उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे मशीन, भवन और सिंचाई साधन आदि। ठीक, इसका थोड़ा ये रबी और खरीफ के फसलों की कोई 2 अंतर लिखे तो रबी और खरीफ। रबी फसलों की बुवाई सर्दी में अक्टूबर नवंबर और खरीफ की फसलों की बुवाई होती है जो वर्षा ऋतु में जून जुलाई में होती है। रबी में गेहूं, खरीफ में धान प्रमुख है। ठीक, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर ये मानव पूंजी निर्माण से क्या है? तो मानव पूंजी निर्माण का अर्थ है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल द्वारा व्यक्तियों को उत्पादकता एवं योग्यताएं बढ़ाना। ठीक, शिशु मृत्यु दर से क्या है? तो शिशु मृत्यु दर से आज 1 वर्ष की आयु से कम बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु का है। ठीक, आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन ये भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? स्पष्ट कीजिए। 3 अंक के क्वेश्चन है आपका। भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। वह विशाल भूभाग है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला द्वारा मुख्य रूप से एशिया में अलग होता है। इसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, मालदीव जैसे देश भी शामिल है। यह क्षेत्र भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से है। ठीक, बातें इसका अथवा हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति की कोई 3 लाभ लिखी। तो पहला लाभ है भारत हिंद महासागर के केंद्र में स्थित होने से इसे समुद्री व्यापार एवं रक्षा में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। दूसरा पॉइंट है भारत के विभिन्न देशों के साथ समुद्री संपर्क स्थापित कर सकता है, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। ठीक, तीसरा है समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत अपने समुद्री क्षेत्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण कर सकता है। ठीक, आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वें का राइट आंसर ये है बांगर और खादर में अंतर आपको 3 लिखना है। 3 अंक के क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, बांगर मिट्टी ऊंची जगह पर होती है जो बाढ़ के पानी में सुरक्षित रहती है, जबकि खादर मिट्टी नदियों के किनारे और नीचे की सतह पर स्थित होती है। ठीक, दूसरा आपका पॉइंट बांगर हमेशा पुरानी मिट्टी में होती है, खादर ताजा और उपजाऊ मिट्टी में होती है। तीसरा पॉइंट है बांगर की मिट्टी में अधिक कंकड़ और पत्थर होते हैं, खादर की मिट्टी में काड़ी और रेतीलीदार होती है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसका 19वें का हुआ है भारत के पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट में अंतर लिखना। थी तो पूर्वी घाट पहाड़ियों पूर्व और ढलती रहती हैं, जबकि पश्चिम घाट पहाड़ियां पश्चिम की ओर है। ठीक है, पहला पॉइंट इसका है। दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, तीसरा पॉइंट आपका ये। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? 3 अंक के क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं इसका अथवा ये बेरोजगारी किसे कहते हैं। 21वां क्वेश्चन ये है। 22वां क्वेश्चन लोकतंत्र के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखना है, इसका अथवा ये है लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों को पृथक करने का उद्देश्य लिखिए। ठीक, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। 20 में का राइट आंसर ये है। क्वेश्चनों के आंसर पर प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? 3 अंक की क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र में वे आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करती हैं, जैसे कृषि, मछली पकड़ना, खनन, वानिकी आदि। यह क्षेत्र मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। इसमें खेती, पशुपालन और खनिज उत्खनन होते हैं। ठीक, इसका तो ये बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी का राइट आंसर ये है आपका। बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब योग्य और कर्मक्षम व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं होता। यह अर्थव्यवस्था की समस्याओं में से एक मुख्य समस्या होती है। इसमें से सामाजिक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, 21वां क्वेश्चन का राइट आंसर ये है आपका। रूस में जार के शासन के खत्म होने के मुख्य कारण थे पहला जार निरंकुश और अयोग्य शासन, जिसमें जनता को अत्यधिक दमन और शोषण सहना पड़ा। जहां की ओर तो आप खुद देख सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 22वां, सॉरी इसका अथवा देख लेते हैं। 21वें का अथवा रूस क्रांति के प्रमुख कारणों में 3 अंतर लिखिए। 3 कारण लिखना, सॉरी। पहला, जार का निरंकुश शासन। प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है और अत्याचार बढ़ गए हैं। दूसरा है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था विषमता, किसानों और मजदूरों को खराब स्थिति है। ठीक, तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, युद्ध के कारण सैनिकों में कमी, आर्थिक संकट और खनन की कमी हुई है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 22वां है। 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर ये लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क लिखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन का पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये 22वें का लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है, जिसमें शासन के सुधार और जवाबों को बढ़ना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है लोकतंत्र और नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है, जिससे उनके मूलभूत अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तीसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की शक्तियां पृथक हो जाती हैं, जिससे तनाव, भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। ठीक, चौथा है लोकतंत्र सामाजिक समानता और विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि आवाज सुनी जाती है और
लतावाद को बढ़ाया जाता है। ठीक, अब आते हैं 22वें बाद 30वें क्वेश्चन के राइट आंसर पर। आप चौथा भी पॉइंट देख सकते हो। इसका थोड़ा ये लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों को पृथक करने का उद्देश्य सरकार की विभिन्न शाखाओं, कार्यालय, विधायिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाना ताकि वे, तो आप देख सकते हो। ठीक, ये आपकी पॉइंट है, आपको ये नक्शे में भरना है। ठीक है, बात है 30वें क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन है भारत की सीमा का और मानचित्र और निम्नचित्र को दर्शाइए। जैसे आपको ये है तो आपको भरना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको ये रहा। देखो, अरावली श्रेणी नदी देवी यहाँ पर भरेगी और बिंदु यहाँ पर भरेगा, और कौन सा था नाम, मानसराम आप पर यहाँ पर भरेगा। ठीक, हाँ यही है, और यहाँ पर पूरी घाट बढ़ेगा नीचे नीचे। ठीक, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ, जय हिंद।